शुभम सर, इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो गया ऑडिट का, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या छोड़े। और लास्ट 1.5 डेज में किस टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है और कौन से टॉपिक है जिनको हम लास्ट में एक बार देख सकते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ी गाइडेंस मिल जाती तो मजा आ जाता। तो मैंने आपकी सुन ली। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं वो वीडियो जिसका था आपको इंतजार, मस्ट डू टॉपिक्स या आप कह दो प्रायोरिटी टॉपिक्स फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स अलोंग विद प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट। दो प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, बट अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो वापस अब आप देख सकते हो। दैट्स देयर फॉर यू। सो सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, गेट रेडी फॉर दिस वीडियो। दिस इज योर मस्ट डू टॉपिक्स जो आपको हेल्प कर सकता है टू स्कोर 80+ इन सीए फाइनल ऑडिटिंग। इवन जो टफेस्ट पेपर था पिछली बार का, उसमें भी कई सारे बच्चों ने 80+ स्कोर किया। तो भैया इस बार जो सितंबर 25 है उसमें भी आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। कुछ ना कुछ हो, कम से कम एग्जामिशन तो आप स्कोर कर ही लोगे। सो विद दिस पॉजिटिविटी मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे, वीडियो को लाइक करके, एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। देखो, एज अ फैकल्टी तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, इट इज ऑलवेज बेटर टू कवर ऑल द टॉपिक्स, all the concepts, all the questions properly, but as a mentor I know that is not feasible। ये कहीं ना कहीं feasible नहीं है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है ना, मैं आपको वेटेज बता देता हूं। कहीं ना कहीं मैं आपके साथ वेटेज शेयर करूंगा, एंड दिस वेटेज इज बेस्ड ऑन द आईसीआई। जो आईसीआई ने वेटेज रखी है अपने पिछले 3 एग्जाम्स में, अभी सिर्फ 3 एग्जाम्स हुए न्यू कोर्स में, May 24, November 24 और May 25। इन तीनों की वेटेज को कंसीडर करके मैंने आपकी टॉपिक वाइज वेटेज निकाल दी है, ताकि जो आपके साथ ऑडिट में प्रॉब्लम होती थी कि सर हम इतने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कितना कवर हुआ, पता ही नहीं चल रहा कितने मार्क्स की कवरेज हुई, वो टेंशन अब आपको नहीं होगी। उसका समाधान मैंने आपके लिए निकाल दिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सर हमको क्या कवर करना चाहिए, हमको कवर करने चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स। इन्हीं की वेटेज आप एग्जाम में मान सकते हो, कम से कम 55 to 60 मार्क्स यही रहेगी। अगर आप देखो पास तो यही करा देंगे। तो क्या सर हम सिर्फ इसको कवर कर जाए? भैया नहीं। क्या ऐसा होगा कि आप सिर्फ इतना कवर कर लोगे तो उसमें आपकी एकदम 100% प्रोफिशिएंसी आ जाएगी? नो सर। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम अपनी कवरेज कहीं ना कहीं बढ़ा के चले। कम से कम आपने कोशिश करनी है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो भैया सितंबर 25 में, 90 to 95 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूं। 90 to 95 मार्क्स की मिनिमम कवरेज अच्छी से होनी चाहिए, और इस कवरेज की भी कम से कम आपने इन टॉपिक्स को 2 से 3 बार अच्छे से कवर कर रखा होना चाहिए बिफोर द एग्जाम्स, तभी आप एग्जाम के लिए बेस्ट तरीके से रेडी होगे। ठीक है सर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं, जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करते हैं। SQC 1 ऐसे 220 का एक क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर में तो भैया कोई कंजूसी मत छोड़ना, इस टॉपिक में कोई कंजूसी मत छोड़ना। जो आपके नोट्स हैं उनको एकदम बेस्ट तरीके से करके चलना, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आए तो यू आर इजीली एबल टू डील विद इट। पिछले 3 अटेम्प्ट में आईसीआई का जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये लोग सारे नए क्वेश्चंस बना रहे हैं। मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं, चाहे May 24, November 24 या May 25, सब इन्होंने नए क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक है उसको यूज इट एज अ प्रैक्टिसिंग मटेरियल। ऑब्वियसली उसको अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एज अ प्रैक्टिसिंग मटेरियल यूज करना है। बट जो प्राइमरी मटेरियल है जिसपे हमें प्राइमरीली फोकस करना है वो हमारे नोट्स हैं। ठीक है, दैट इज द बुक। ओके सर। तो SQC 1 ऐसे 220 को एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब ऐसे 200 सीरीज की मैं बात करूं, मैं जो बोलूंगा ना, स्टैंडर्ड पिछली बार आ गया, उसके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अगले अटेम्प्ट में आने के चांसेस कम है। चांसेस कम है, इसका क्या मतलब है? सपोज मान लो 200 की जो सीरीज है, अब 210 और 230 का एक बार ओवरव्यू ले लेना। ठीक है सर, क्योंकि आपके फाइनल के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। फिर सर 240, 250, 260, 265, 299, इसमें 265 भी स्टैंडर्ड आपके फाइनल के मटेरियल में नहीं है, तो इसका भी आप एक बार ओवरव्यू लेके चल सकते हो। अब सर अगर मैं बात करूं 240 की, पिछली बार 240 का ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी पे 250, 260 और 299 करना। ठीक है सर, उसके बाद फिर आप 240 करके चलोगे। ठीक है सर। अब 300 की सीरीज की मैं बात करूं तो ये तीनों के तीनों स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं आपके फाइनल के मटेरियल से मिसिंग है। 315 पे ऑलरेडी हमारे पास एक चैप्टर है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, तो उसको आईसीआई एक बेटर इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो उसको आप एक बार अच्छे से करके चलो। 320 का क्वेश्चन अभी रिसेंट आरटीपी एमटीपी में है सितंबर 25 की, तो इसको अच्छे से करके चलना। दो ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ये इसके जो क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं उनको एक बार ढंग से कर लोगे, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। 330 के रिगार्डिंग भी एक दो क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक है उनको एक बार ढंग से कर लेना, ओवरव्यू ले लेना, दैट शुड बी इनफ। अब 400 सीरीज की अगर मैं बात करूं, अगेन यहाँ पे कुछ मजेदार है सर। मजेदार क्या है, 402 और 450 दोनों के दोनों इन्होंने पिछले एग्जाम्स में टेस्ट करे थे। ठीक है, तो जब आप स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो तो इनको टुवर्ड्स द एंड आपने करना है। मैं ध्यान से सुनना, मैंने बोला नहीं छोड़ देना, क्योंकि मुझे पता है कल को आईसीआई ने इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड वापस पूछ लिया ना तो फटाफट भागते हुए आओगे चैनल पे, शुभम सर ने कहा था छोड़ दो।
इनकी मत सुना करो, ऐसे वैसे मत सुना करो, ठीक है। तो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना करो। मैंने कहा इसको टूवर्ड्स द एंड करना, मतलब मैं आपको यहां पे स्मार्ट स्टडी सिखा रहा हूं, काम चोरी नहीं सिखा रहा। मैं कह रहा हूं पहले बाकियों को पहले करो, इनको टूवर्ड्स द एंड करना, इनको बाद में करना। क्या तुमको गेम समझ में आ रही है? आ रही है सर। फिर सर 500 की सीरीज पे अगर हम आएंगे तो बढ़िया यहाँ पे कवरेज है। इसमें भी अगर मैं बात करूं 520 और 530, अगेन इनको आप टुवर्ड्स द एंड रखेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप शुरू हो जाना इसी लाइन में जिस तरह से गिवन है। सबसे पहले 500, फिर 501, फिर 505, 510। 510 से पता नहीं इनको क्या प्यार हो गया, MTP1 MTP2 दोनों सितंबर 25 के MTPs में 510 का इन्होंने क्वेश्चन डाला है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, तो आप इजीली मैनेज कर लोगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 505 का क्वेश्चन RTP May 25 में था। 501 500 अगेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं। 540 का क्वेश्चन भी दोनों MTPs में पूछा हुआ है, ठीक है। 550 का क्वेश्चन अगेन MTP2 में है। 560 का क्वेश्चन भी MTP में, 570 का क्वेश्चन भी MTP में, 580 का क्वेश्चन भी MTP में है। तो मैं ना बोल के, मैं चाह के भी ना, मैं बोल नहीं पा रहा कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, नहीं। 500 की सीरीज वो सीरीज है जो आपने इंटर में ऑलरेडी काफी बेहतर तरीके से पढ़ रखी है, फाइनल में भी अब आप इसको 2-3 बार कर चुके, तो इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़नी। 600 की सीरीज में तीनों 600 की सीरीज के क्वेश्चन इन्होंने MTP में कवर कर रखे हैं, अगेन इसको आपने अच्छे से करना है। एंड लास्ट में आ जाती है 700 की सीरीज। तो गेम बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे हमारा एक अच्छा कमांड होना चाहिए। उसमें भी मैंने आपको बता दी कि प्रायोरिटी पे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स करने और बाकी स्टैंडर्ड्स आप टुवर्ड्स द एंड कर सकते हो, ठीक है सर। फिर आता है हमारा फेवरेट प्रोफेशनल एथिक्स। भैया प्रोफेशनल एथिक्स तो मतलब जिंदाबाद, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स सुनते ही एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बिकॉज मुझे पता है अगर आपने प्रॉपर्ली क्लासेस वगैरह करी है, एवरीथिंग यू हैव डन प्रॉपर्ली, क्लॉजेज आपके टिप्स पे हैं, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं कि कब कहाँ कौन सा क्लॉज आएगा, कैसे आएगा। आई होप वो आपको बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है सर। तो वही करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्लॉजेज और शेड्यूल्स करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर जो काउंसिल गाइडलाइंस और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस हैं अलॉन्ग विद नो क्लास, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट में फिर जो इनिशियल प्रोविजंस इन्होंने दे रखे हैं आपके चैप्टर में, इनको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सो प्रोफेशनल एथिक्स अगेन आईसीए हर बार 20 नंबर का ऑन एन एवरेज पूछता ही है, तो इसको अच्छे से करके चलना। तो यहाँ हमारा क्या होगा सर, यहाँ हमारी लगभग 55 to 60 मार्क्स की कवरेज एकदम अच्छे से हो जाती है। वेरी गुड। इसके बाद सर अब आपके ऊपर है, आप कौन कौन से टॉपिक्स को उठा के कैसे कैसे कवर करना चाहते हो। मैंने जैसा आपको बताया कम से कम 90 to 95 मार्क्स की कवरेज आपने अच्छे से करके चलनी है। कारो 2020 का क्वेश्चन और इमर्जिंग एरियाज का क्वेश्चन न्यू कोर्स में इन्होंने हर अटेम्प्ट में लगातार पूछा है, ठीक है। और इसकी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स की वेटेज रहती है। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ सेफर साइड के लिए आप 5 to 10 मार्क्स मान के चलो, ठीक है। कारो 2020 इमर्जिंग एरियाज दोनों प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। एक में क्लॉजेस को ध्यान रखना है, एक में बस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है, एंड अल्टीमेटली वेरी स्कोरिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सर अगर मैं बात करूं PSU, ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ये तीनों ना घूम फिर के अलग अलग तरीकों से आते रहते हैं। PSU ऑडिट का अगर आप पिछली बार देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया, बट 2 MCQs आ गए। उससे पहले PSU ऑडिट का कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्क्रिप्टिव वगैरह शायद से पूछा था 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का PSU ऑडिट आया था, किसमें, नवंबर 24 में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, बाकी MCQs आए थे। और May 24 में आया ही नहीं। तो अगर आप देखो PSU ऑडिट ऑन एन एवरेज 4 नंबर का आता है, May 24 में नहीं आया, नवंबर 24 में डबल आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद May 25 में 4 नंबर का आ गया। तो PSU ऑडिट की आप जब पढ़ रहे होगे तो आपके अंदर एक ये मोटिवेशन रहेगी कि यार चलो मैं कम से कम 4 नंबर यहाँ पे सिक्योर करके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं ग्रुप ऑडिट की बात करूँ तो ग्रुप ऑडिट ना पता है पेंडिंग है, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे ना, ग्रुप ऑडिट इज पेंडिंग। एंड ग्रुप ऑडिट के 4-5 नंबर के इस बार क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। देखो 5 नंबर का May 24 में आया, नवंबर 24 में आया ही नहीं, May 25 में भी 2 नंबर का आया। तो भैया इस बार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ग्रुप ऑडिट के आने के चांसेस हैं, ठीक है सर। एंड लास्ट में आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के भी अगर हम बात करें, यहां आया, यहां नहीं आया, यहां पे 5 नंबर का आ गया। तो इंटरनल ऑडिट और 610 को दोनों को साथ में करते हुए चलना, दोनों एक ही थाली के हैं, एक ही चैप्टर में आईसीए ने दे रखे, तो दोनों में से कोई ना कोई एक ही पूछेंगे आपसे, ठीक है सर। फिर यहाँ पे भी आपके 8 से 10 नंबर इकट्ठे हो गए। फिर सर हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड्स, जिनको आप प्यार से बोलते हो अदर स्टैंडर्ड्स। मैं बताऊं ना, अगर आपने अदर स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर रखे हैं, आप रियलाइज करोगे जो चीज़ें आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में यहाँ पे पढ़ी है ना, यही कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवाइज होती है। जो एसआरई है वो देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट अल्टीमेटली जब अपन एसआरई पढ़ने बैठते हैं तो वही चीज़ें जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में पढ़ रखी होती है, मोस्टली वही चीज़ें रिवाइज होती है, बस थोड़ी थोड़ी अलग से होती है। तो अगेन इसको रिवाइज करने में ज़्यादा कंटाला नहीं आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इनको कर पाओगे।
और ज़रूरत पड़े तो आप रिवीजन वीडियोस की भी हेल्प ले लेना, कि साथ साथ रिवीजन वीडियो पॉज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, खुद रिकॉल करते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ। तो इससे आपकी चीज़ें एकदम आसान से मज़ेदार तरीके से हो जाएंगी। फिर आते हैं सर बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, अराउंड 5 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी। ड्यू डिलीजेंस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में से कोई एक टॉपिक आएगा, ठीक है। जनरली आईसीआई का ये ट्रेंड रहता है, जो टॉपिक एक बार इस अटेम्प्ट में आता है, अगले अटेम्प्ट में उसकी बाकी दो में से कोई एक आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अटेम्प्ट में उन्होंने ड्यू डिलीजेंस पूछा, तो अगले अटेम्प्ट में इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक में से कुछ पूछते हैं। तो इस अटेम्प्ट के लिए पहले प्रायोरिटी आपने देनी है ड्यू डिलीजेंस और इन्वेस्टिगेशन को, फिर उसके बाद आपने फॉरेंसिक करना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने फॉरेंसिक करना है, इस प्रायोरिटी के हिसाब से आपने बढ़ना है। एंड लास्ट में अपन फोकस कर सकते हैं डिजिटल ऑडिटिंग पे, ठीक है। डिजिटल ऑडिटिंग 4 to 6 मार्क्स की वेटेज इसकी रहेगी। तो डिजिटल ऑडिटिंग इज जस्ट लाइक शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। जो पढ़ के जाए वो कहे भाई कुछ याद ही नहीं आए, ठीक है, और जो ना पढ़ के जाए वो सोचे कि भाई ये 4 से 6 नंबर का क्या करेंगे। तो देखो, एज अ मेंटोर ये बात बोल रहा हूँ, एज अ फैकल्टी मैं बोल ही नहीं सकता। एज अ मेंटोर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, पेपर हमेशा 118 नंबर का आता था, आता है, आता रहेगा। इसमें मैंने इंटरनल चॉइसेस कंसीडर कर ली। हमें कितने का अटेम्प्ट करना है? 100 का। लाने कितने हैं? मैंने कहा 60 प्लस लाने हैं, ठीक है। 60 प्लस पे आ जाते हैं, कंफर्ट के लिए अपन 60 प्लस पे आ जाते हैं। आपके पास 58 मार्क्स का कंफर्ट है, 58 मार्क्स का क्वेश्चन है कि भैया अगर 58 मार्क्स की भी काम चोरी करी तो आप आराम से 60 प्लस तक पहुंच सकते हो। तभी मैंने आपको कहा कि अगर आपने 95 मार्क्स की भी तमीज से प्रिपरेशन कर ली ना, आप आराम से 60 प्लस स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, बाकी डिस्क्रिप्टिव में इजीली यू कैन स्कोर वेल। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा माइंड टेंशन लेता है उन टॉपिक्स की, उन चैप्टर्स की जिन पे हम उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको कह भी कौन रहा है कि वही चैप्टर सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है एग्जाम में जाके? जो आपके कंफर्ट एरियाज है, स्टैंडर्ड्स, एथिक्स या बाकी सेलेक्टिव चैप्टर्स, उनके ऊपर फोकस करके चलो ना भैया। उनको पहले अच्छे से कर लो। जब वो एक बार अच्छे से हो जाए और फिर आपके पास ऐसा लगे कि अब मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास टाइम है, तो फिर आप बाकी टॉपिक्स करो ना। क्या ये गेम समझ आ रही है? आ रही है सर। इसको ना कॉमन सेंस कहते हैं, इसको हमारे शास्त्रों में कॉमन सेंस कहते हैं। बट मैं बताऊं ना, जब पेपर नजदीक आ रहे होते हैं और स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, कहीं ना कहीं ये जो कॉमन सेंस है बैक सीट ले लेती है। और जब ये बैक सीट ले लेती है तो हमको समझ ही नहीं आता हमको चीज़ों के साथ डील कैसे करना है। एंड दैट टाइम अ मेंटर इज नीडेड। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपका साथ देने के लिए। बस आपने अपना साथ बनाए रखना है। तो ये एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सब कुछ ही मस्ट डू हो गया। भैया मेरा काम है आपको गाइड करना कि ये टॉपिक वाइज वेटेजेस हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से टॉपिक्स पसंद हैं, और उसके हिसाब से आप कम से कम 90-95 मार्क्स की कवरेज करके चलो। दैट आई एम लीविंग फॉर यू, ठीक है। वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके रिविजन्स के बेसिस पे, आपकी स्टडी के बेसिस पे कौन से आपके कंफर्ट एरियाज हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? यस सर। तो ये आपके लिए मैंने करके दे दिया। मैंने आपको इसका बेसिस भी बता दिया कि भाई किस बेसिस पे किया, कोई ऐसे मजाक नहीं कर रहा मैं आपके साथ, ठीक है। जो आईसीआई का चल रहा है उसी ट्रेंड के बेसिस पे मैंने आपको पूरी गेम बताई है। एंड कहीं ना कहीं जो आईसीआई की जो ये वेटेजेस निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो भी इसी लाइन पे आगे बढ़ती है, ठीक है सर। प्रायोरिटी क्वेश्चन की लिस्ट भी मैंने आपको दे दी है। वैसे तो ये वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपने खुद प्रैक्टिस करे हो और आपको टफ लगे हो, तो आपने मार्क करे हो फॉर फ्यूचर रिवीजन। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, प्लीज उन पे फोकस करें, इस लिस्ट को इग्नोर कर देना, ठीक है। इस लिस्ट को आप इग्नोर करके चल सकते हो। बट अगर आपने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस नहीं करी, आप बदमाश बच्चे हो, तो फिर मैंने जो भी आपका क्वेश्चन बैंक का एडिशन रहेगा उसके हिसाब से लिस्ट दे दी है। फॉर एग्जांपल अप्रैल 25 एडिशन है क्वेश्चन बैंक का आपके पास, जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक है। तो फिर आप ये प्रायोरिटी क्वेश्चंस कर लो, ठीक है सर। इसके अलावा आपको जो आरटीपी एमटीपी है सितंबर 25, इसके नए क्वेश्चंस वगैरह थोड़े देखने पड़ेंगे। आरटीपी के नए क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव के लिंक पे डाल दी है। एमटीपी के नए क्वेश्चंस की फाइल भी मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो है अक्टूबर 24 एडिशन, ठीक है, या तो सितंबर या अक्टूबर 24 एडिशन रहेगा। तो वहां पे सर जो कवरेज है दैट इज स्टिल एमटीपी नवंबर 24। तो उसके बाद की जो आरटीपी एमटीपी है, अगेन गूगल ड्राइव के लिंक से आप उसको रेफर कर सकते हो। वहां पे आपको वो आरटीपी वाइज एमटीपी वाइज वो पूरे क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। और आरटीपी एमटीपी के सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है सर। ये वैसे जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी मैं 1 महीने 1.5 महीने पहले दे चुका हूँ, वापस आई एम जस्ट रिपीटिंग इन दिस वीडियो, ओके सर। इसके अलावा सर अगर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो मार्च या अप्रैल 24 एडिशन है, जहां पे जो कवरेज है दैट इज स्टिल एमटीपी वे 24, मैं तो कहूंगा इट इज बेटर टू रेफर द लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक। बट अगर आपने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है, ठीक है, तो फिर आपके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस छांट के दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके चल सकते हो। और फिर जो भी उसके बाद की आरटीपीज एमटीपीज हैं, अगेन उनका जो लिंक है
अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जी ड्राइव लिंक दे दिया आपको, अपने क्वेश्चन बैंक के हिसाब से वो पूरी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए वहाँ पे कर दी हैं, ठीक है सर। सो दैट्स ऑल, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। यहाँ पे जो भी अपडेट्स रहते हैं मेरी तरफ से, आरटीपीज एमटीपीज कोई क्लैरिफिकेशन, वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बाकी मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सारे बच्चे इधर देखो। सर क्या, देखो आपके मन में ये चल सकता है सर इस बार पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमको चीज़ें एग्जाम में याद आएंगी या नहीं आएंगी। मैं आपसे बस एक छोटी सा सवाल पूछना चाहता हूँ, सर क्या आपने मेहनत की है या नहीं? क्या आपने प्रॉपरली क्लासेस कवर करी हैं? क्या आपने प्रॉपरली क्लासेस के साथ अपने नोट्स वगैरह बनाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? या अगर क्लासेस नहीं करी तो सेल्फ स्टडी करके ये सब चीज़ें करी हैं? अगर आपने करी है ना, वेरी गुड। अब इसके साथ मेक श्योर कम से कम आप 2 से 3 रिविजन्स कर लो। अगर आप 2 से 3 रिविजन्स कर लेते हो ना विद द फर्स्ट टाइम स्टडी, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। आप कितनी कोशिश कर लो, ना बैठे ना बैठे ना बैठे, फिर भी वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, रिजल्ट कुछ भी नहीं है, ये बस एक रिफ्लेक्शन होती है आपके एफर्ट्स की। अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करते हो, अगर आप एक सब्जेक्ट को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हो, वो सब्जेक्ट भी आपको रिस्पेक्ट देता है, वो सब्जेक्ट भी आपके साथ जस्टिस करता है इन द रिजल्ट। तो अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई की है, डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर अभी जो ये आने वाला टाइम है, मैं आपको एक 3 डेज प्लानर दूंगा ऑडिट के लिए, ठीक है। एफआर से जस्ट पहले मैं आपको 3 डेज का एक प्लानर दूंगा कि 3 दिन आपने ऑडिट कैसे पढ़ना है, बिकॉज गेम बड़ी सिंपल है। अगर आप 3 दिन में ऑडिट कर पाओगे ना तो 1.5 डेज में आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उन 3 दिन में भी जो मैं प्लानर बनाऊंगा, इसी बेसिस पे बनाऊंगा कि जो पहली प्रायोरिटी के टॉपिक्स हो पहले आप एक बार कंप्लीट कर लो, और फिर लास्ट में जो बचे खुचे टॉपिक्स है उनको आप कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो सर इसमें रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, इसमें ऑडिट प्लानिंग ही नहीं है। तो मैंने तो बोला है सारे टॉपिक्स कवर करके चलो, ठीक है। ये भाई स्मार्ट लिस्ट है, करना तो तुमको सब कुछ ही चाहिए, बट अगर तुम चाहते हो कि सर पहली प्रायोरिटी पे हम क्या करें, तो पहली प्रायोरिटी पे आप इनको कर सकते हो। ऐसा मैंने नहीं कहा प्लानिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, रिस्क असेसमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ ही सकता है, ठीक है। 4-5 नंबर का तो क्वेश्चन उसमें से आ ही सकता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट पहले आप इसको तो कवर कर लो, फिर टाइम बचे तो देन यू कैन डू दैट टॉपिक ऑल्सो। क्या गेम समझ में आ रही है? अरे यस और नो? यस सर। सो मैं आपको भी 3 डेज का प्रॉपर रिवीजन प्लानर दूंगा। 3 दिन में आप एक बार बस ऑडिट को ना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर 3 दिन में कर लिया तो 1.5 डेज में ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है। सो मैं आपके साथ हूं, आपने बस अपना साथ बनाए रखना है, एंड डेफिनेटली हम होंगे कामयाब। वी शैल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट इन September 25 एग्जाम्स, एंड आई एम श्योर जब रिजल्ट आएगा तो दिवाली भी हम धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, रैपिंग अप दिस वीडियो, मुझे पता था आपके मन में चल रहा था सर हम ऑडिट का इतना सिलेबस पढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम कितनी कवरेज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक करते जाओगे ना, एक मोटिवेशन आएगी, 5 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए, एंड यू विल फील गुड एंड यू विल फील एनर्जेटिक वाइल कंप्लीटिंग दिस सिलेबस। तो आई होप एक अच्छी पॉजिटिविटी मिली होगी, एक अच्छी मोटिवेशन मिली होगी टू डू वेल, एंड ट्रस्ट मी, आप बस अगले जो 15-20 दिन है ना, जो भी आपके एग्जाम्स तक का टाइम है, इसमें अपनी बस एनर्जी बनाए रखना, इसमें बस अपना मोराल हाई रखना, और अंदर से बस एक बात अपने आप को बार बार कहते रख देना, कुछ हो ना हो मैं इस बार एग्जाम क्लियर कर लूंगा, आई विल क्लियर द एग्जाम्स, आई विल पास इन द एग्जाम्स। अगर ये पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते रहोगे, सब अच्छा होगा, ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, रैपिंग अप द सेशन। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कमेंट सेक्शन में एक कमिटमेंट जरूर कर देना, सर क्या आई विल स्टे पॉजिटिव, बस इतना आप एक बार कमिटमेंट कर दो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, एंड डेफिनेटली योर रिजल्ट्स विल आल्सो बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। ऑल द बेस्ट मित्रों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, लगे रहो लगे रहो।